नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। अच्छा दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी जो ना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसके अंदर में हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें और बहुत जो हमारी रेगुलर तैयारी है उनका मतलब हमें एक सामंजस्य बनाना पड़ता है। हमने कुछ पढ़ा और हम भूल गए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी किसी वीडियो में देखा और हम भूल गए, वो एक दिक्कत होती है। तो देखो, आपके लिए जो मेरी कमिटमेंट है उसमें कभी कोई कमी रही नहीं है और उसी कमिटमेंट को मैं फिर से दिखाने दोबारा से आ गया हूँ। आप लोगों के लिए मेरी जो वीडियो की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, किसी वीडियो के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं काट के आपके सामने लेके आऊंगा, वो बाइट्स में आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पूरा वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। सो ये अगेन मेरा जो कमिटमेंट है आपके प्रति, तो ये उसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूं, मैं और कुछ आपके लिए करना चाहता हूं। सो दोस्तों, प्लीज इन चीजों को लाइक कीजिएगा, इनको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जितना प्यार आपने मुझे दिया, इनको भी, इन वीडियोस को भी इतना प्यार दीजिएगा। एंड साथ साथ दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे साथ मिलकर यूपीएससी को 1 साल में क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, हम करके दिखाएंगे। और उसके लिए आप जुड़िए अनअकैडमी के साथ में प्लस कोर्स में। तो प्लस कोर्स में जब आप एनरोल करें तो बात कर लीजिएगा, सिंपल बोल दीजिएगा कि आप कोड यूज करना चाहते हैं सुमित 10। सुमित 10 कोड जब आप यूज करेंगे दोस्तों, SUMIT10, तो आपको मिलेगा मेरा गाइडेंस। पूरी यूपीएससी की तैयारी में आप मेरे साथ रहोगे, मैं खुद आपको गाइड करूंगा इस यूपीएससी की तैयारी में और इंश्योर करेंगे कि विद इन 1 ईयर हम इस अनअकैडमी इस यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर सकें। साथ ही साथ आप सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल आपको पीछे दिख रहा है, इससे भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स क्रैक इट। थिंक ऑन कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर गर्म कैसे होता है और ठंडा कैसे होता है। सो गाइस, एक बार ध्यान दीजिएगा, जब एटमॉस्फेयर में हमारे पास किरणें एंटर करती है ना, आपको तो ये लगता है सर सूर्य से सब कुछ होता है। मैं मानता हूं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। वो देखो, सूर्य है मेरे पास, सन, ठीक है, और ये मेरे पास है अर्थ बच्चों। ये क्या है? अर्थ। और इसी के बीच में मेरे पास एक चिड़िया है जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, है ना। अब सूर्य से, कई बार मैं बता चुका हूं, सूर्य से आती है किरणें आपके पास। क्या आती हैं? किरणें। इन किरणों को ध्यान से समझना, फिर बोल रहा हूं मैं, सूर्य से किरणें जो आती है ना, इनको हम बोलते हैं सन्स रेडिएशन। सन रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब विकिरणें और सन्स मतलब सूर्य, तो सूर्य की विकिरणें। ठीक है, हिंदी में देख लेना यार, मेरा थोड़ा हिंदी अभी मेरे को पता नहीं कैसे लिखेंगे। सो सूर्य की विकिरणें हो गया है, ठीक है। सूर्य से आने वाली क्या है? विकिरणें, है ना। अब ये धरती पे आएंगी। अब जब धरती पे आएंगी ना, तो बीच के अंदर में इनको कई जगहों से होके आना पड़ता है, ठीक है। कैसे कैसे होता है? देखो, सबसे पहले जो इनको एक स्फीयर टकराता है ना, उस स्फीयर को हम बोलते हैं आपका क्या? उस स्फीयर को हम बोलते हैं आपका मैग्नेटोस्फीयर, बाहरी। ये एटमॉस्फेयर आ गया हमारा। एटमॉस्फेयर में जो पहला आता है ना, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर, सबसे बाहर का, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं। इसके बाद जो होता है ना मेरे पास, ठीक है, वो होता है मेरे पास दोस्तों आइनोस्फीयर। इसके बाद होता है मेरे पास स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, ऐसे तो होता तो नहीं है सर, स्ट्रक्चर तो दूसरा होता है, हमने जो पढ़ा था, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से समझा रहा हूं जो हमारा काम का है। और इसके नीचे आ गया ट्रोपोस्फीयर, आ गया। अब देखो कौन सी छटनी कहां पे होती है। यहां से किरणें आ रही है हमारे पास, ठीक है, यहां से हमारे पास किरणें आ रही है। अब सूरज से जो किरणें आती है क्या होती हैं? ये सन्स रेडिएशन। इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब होता क्या है ना, इनमें से कुछ को तो ये जो है भगा देती है। ये जो भगाती है ना, जिसको, इनको हम बोलते हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, अल्फा बीटा और गामा रेस, ठीक है। अल्फा बीटा गामा रेस को ये भगा देता है, इसका दुश्मन है ये बहुत हाई एनर्जी की किरणें होती हैं। अगर ये पृथ्वी पे आ जाए ना, तो भाई साहब विद इन अ ब्लिंक ऑफ आईज अर्थ विल टर्न इनटू एशेस। बहुत बहुत खतरनाक किरणें होती हैं। इसके बाद ये किरणें तीनों आ जाती हैं यहां पे, ठीक है। एक खत्म, एक का गंडा बांध दिया इसने। दूसरा आइनोस्फीयर में जब पहुंचती है ना, इसकी दूसरी वाली एक्स रेज, ये एक्स रेज का गंडा बांध देता है। एक्स रेज को बाहर एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। अब नीचे जाएंगी तो ये, ठीक है, ये आगे नीचे। अब इनमें से स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होता है ओजोन मंडल। ये यूवी रेज को क्या कर लेता है? ये यूवी रेज को कहता है चल भाई बाहर निकल। अब क्या बचा? यहां पे स्ट्रेटोस्फीयर को पार करके कौन सा आता है? जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, और उससे नीचे वाली जो है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम, और उससे जो बड़ी वेवलेंथ वाली किरणें हैं वो इधर एंटर करती है, ठीक है। जब ट्रोपोस्फीयर में एंटर होता है तो अब यहां पे 3-4 चीजें होती हैं इनके साथ। पहला क्या होता है सर? पहला होता है एब्जॉर्प्शन,
अवशोषित, अवशोषित होना, भाई इधर आएगी तो इधर क्या आ गया, ट्रोपोस्फेयर के अंदर में इधर हवा बहुत है अपने पास, है ना। इधर एब्जॉर्प्शन होगा, इधर आपका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के साथ साथ इधर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट भी होगी, रिफ्लेक्शन। इधर अपना डिफ्यूजन होगा, इधर अपना कन्वेक्शन होगा, इधर अपना कंडक्शन होगा। हिंदी में बताता हूं, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषित करना, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तित होना, डिफ्यूजन का मतलब है बिखर जाना, मतलब कुछ ऐसा ही होता है बट मुझे इसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता। कन्वेक्शन का मतलब होता है संवहन, और कंडक्शन का मतलब होता है संचालन। ये सब होता है यहां पे, ये सब कहां होता है, यहां पे। ये सब हो हा के क्या होता है, कुछ किरणें यहां से हो हा के ना सब यहां तक पहुंचती है। अर्थ उन किरणों को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब, अवशोषित। अब एब्जॉर्प्शन पे क्या होता है दोस्तों, जब ये एब्जॉर्प्शन होता है ना, यहां पर जो एब्जॉर्प्शन होता है इसमें ना एनर्जी जो है, फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज हो जाती है। एक अकेला यही है जिसमें फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है, चेंज। अभी तक आ रही थी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, लेकिन जैसे इसने एब्जॉर्ब किया, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। अब ये अर्थ जो है ना, ये गर्म हो जाएगी। नाउ अर्थ बिकम हीटेड सरफेस, गर्म हो गई अर्थ, क्या होगी, गर्म। और हमने एक नियम पढ़ा था कि किसी भी वस्तु का तापमान अगर 0 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक हो जाता है किसी भी चीज का, तो फिर वो क्या करता है दोस्तों, उसमें से विकिरणें, उसमें से रेडिएशन निकलती है, विकिरणें निकलती हैं, है ना। तो इसमें से भी रेडिएशन निकलेंगी और इन रेडिएशन को हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, स्थलीय विकिरणें। आपको समझ में आ रही है, इनको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक, दो रेडिएशन आ गई मेरे पास, पहली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और दूसरी सन की रेडिएशन। अब समझना मेरी बात, ये इसके बाद की बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया आ रहे हो आप। और अगर ये अभी समझ लेना, इसके बाद आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरज यहां है, धरती यहां है, ठीक है। और बीच में क्या है, बीच में क्या है मेरे पास दोस्तों, बीच में है मेरे पास एटमॉस्फेयर। लिख दो एटमॉस्फेयर बीच में, ये रहा, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूं, मैं कह देता हूं दिस इज एटमॉस्फेयर। सर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत प्रकार की गैस होती है, बहुत प्रकार के यहां पर धूल के कण होते हैं। सर इसमें वाटर के वेपर भी होते हैं, ठीक है, ये होता है। अब जो सूर्य से किरणें आ रही थी ना, ये वाली जो आ रही थी, इनको हम क्या बोलते हैं, सन रेडिएशन। अच्छा, सन रेडिएशन के लिए कुछ तो परावर्तित होती है, वो 3 टाइप की तो मैंने बता दिया, अल्फा बीटा गामा, वो सब तो परावर्तित होती हैं, बाकी कोई आने देता है। तो हम क्या कहते हैं कि जनरली, साधारणतः एटमॉस्फेयर इनके लिए, सन की इनकमिंग रेडिएशन के लिए कैसे काम करता है दोस्तों ये। सो यहां पर जो सन की रेडिएशन है, इनके लिए ट्रांसपेरेंट रहता है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, पारदर्शी। सन की रेडिएशन, सन कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। सूर्य क्या है, सूरज की किरणों के लिए पारदर्शी। हाँ, कुछ को ये भगा देता है, कुछ को भगा देता है, जो अभी पीछे बात किया, इनको ये भगाएगा अलग अलग, ठीक है। लेकिन उनके अलावा जो बचती हैं उनके लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ये कहता है कि आ जाओ, क्योंकि इसको ना, सूर्य है भाई, दमदार चीज है, इसको रोकने की इसकी हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गई नीचे, ये नीचे आ जाती है। जब ये नीचे आती है ना, तो ये इसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब। और एब्जॉर्ब होने के बाद इसका तापमान क्या हो जाता है, इंक्रीज। अब जब इसका तापमान इंक्रीज होता है, तो सेम जो मैंने आपको बताया था, इसमें से किरणें क्या होती हैं, रेडिएट होती हैं। अब दिक्कत यहां आती है, ये सूरज की किरणें भी आ रही हैं और ये नीचे से ये भी आ, अब ये जब जाती है ना, अब रूल तो क्या कहता है भाई, रूल तो ये कहता है कि जिस प्रकार से इसको आने दिया, इनको भी जाने दे, तो समांतर मतलब बैलेंस बना रहे ना। आई थी, चली गई, बैलेंस बना रहेगा। लेकिन नहीं, ये जाने वाली को नहीं जाने देती। इनके लिए जब जाने वाली किरणें होती है ना, ये, इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इनके लिए ये क्या करता है दोस्तों, इनके लिए ओपेक रहता है। ओपेक का मतलब क्या है, इनके लिए अपारदर्शी। अब बच्चा पता है क्या कहेगा, हाँ सर ये तो आपने पढ़ाया था, एनवायरमेंट में पढ़ाया था वहां। दिस इज द बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन, ये फंडामेंटल है यहाँ पे।
हीट बजट में भी फंडामेंटल है। दो प्रकार की किरणें सन रेडिएशन, दे आर नॉट इन्वॉल्विंग इन द डायरेक्ट हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। इनसे भैया डायरेक्ट हीटिंग नहीं होती, लेकिन हीटिंग होती इसी से। कैसे होती है? इनडायरेक्ट हीटिंग। ये किसको गर्म करती हैं? ये गर्म करती है पृथ्वी को। ये किसको गर्म करती है? पृथ्वी को। और फिर पृथ्वी गर्म करती है किसको? एटमॉस्फेयर का। सो दीज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये धरातलीय विकिरणें, हिंदी में बोलते हैं इनको धरातलीय विकिरणें। ये जो धरातलीय विकिरणें होती है ना दोस्तों, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्ट हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। इनसे एटमॉस्फेयर की डायरेक्ट हीटिंग होती है। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम हीटिंग और कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर ही तो पढ़ने वाले हैं। तो बताओ, दो प्रकार की रेडिएशन है, सन की रेडिएशन, सूर्य की विकिरणें, और दूसरी कौन सी? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल मतलब धरातलीय विकिरणें। टेरेस्ट्रियल मींस धरातल। यार आज के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो भाई साहब मैं सरेंडर कर दूंगा। आज के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं सरेंडर कर दूंगा, ठीक है? मतलब फिर मेरे बस की नहीं है, मैं हथियार डाल दूंगा भाई, फिर मेरे बस की नहीं होगा। सही बता रहा हूं मैं। इधर है धरातलीय विकिरणें और ये है सूर्य की विकिरणें। सूर्य विकिरणें मैंने आपको अभी क्या बताया था? दे प्ले द रोल इन द डायरेक्ट हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। हीट इज रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव, है ना? लॉन्ग वेव क्या है? लॉन्ग का मतलब है कि इनकी जो वेवलेंथ है, तरंग धैर्य है, वेवलेंथ जो है यानी कि लैम्डा जो है वो क्या होगा? लार्ज। लैम्डा बड़ा होगा इनका। और ये क्या है दोस्तों? दे आर द शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव का मतलब लैम्डा क्या होगा? शॉर्ट होगा। लैम्डा क्या होगा? लैम्डा छोटा होगा, है ना? समझ में आ रही बात? एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट टू दीज वेव। उसकी औकात ही नहीं है एटमॉस्फेयर को इनको रोक दे। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑफ द हाई एनर्जी। कोई गुस्से वाला आदमी उससे कोई दोस्ती नहीं करता, नहीं करता भाई। तो वो हाई एनर्जी है, एनर्जी बहुत ज्यादा है उसमें, उनको रोक पाना मुश्किल है। बट ये बेचारी इनको रोक लेते हैं। क्यों? बिकॉज पृथ्वी से जो आती है ना, उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती ना भाई। जो धरातल से टकरा के आती है, पृथ्वी का मैक्सिमम तापमान कितना होता है? जो रेडिएशन निकलती है ना, सुनो, जो रेडिएशन निकलती है हमारी, जैसे यहां से रेडिएशन निकलती है ना, ये रेडिएशन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जितना तापमान ज्यादा उतनी शॉर्ट वेव, जितना तापमान ज्यादा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितना तापमान ज्यादा उतनी ज्यादा एनर्जी, ठीक है? तो सूर्य से जो आती है दे आर ऑफ द हाई एनर्जी, इधर से जो जाती है दे आर ऑफ लो एनर्जी। लो एनर्जी को रोकना आसान है, हाई एनर्जी हिम्मत ही नहीं है उसको रोकने, वो, है ना? तो दे विल नॉट हीट अप द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है गाइज। भाई डायरेक्टली नहीं करती, लेकिन बच्चा पूछेगा सर फिर तो आप तो कहते हो जो हीट सोर्स है वो क्या है? वो तो सूर्य है। आप तो बोलते हो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। यस, आई एम सेइंग दिस, मैं अभी भी बोल रहा हूं, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर एटमॉस्फेयर, बट इट प्ले नो डायरेक्ट रोल इन द हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है दैट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट। तो एटमॉस्फेयर प्लेज नो डायरेक्ट रोल इन द हीटिंग। कौन रोल प्ले करता है दोस्तों? आपका हीटिंग जो है ये किसका रोल होता है? ये हीटिंग रोल होता है आपका जो पृथ्वी से, जो धरातल से विकिरणें निकलती हैं, दे प्लेज द डायरेक्ट रोल इन द हीटिंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये डायरेक्ट रोल प्ले करती है। गाइज अभी बताओ यार, समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया हीटिंग और कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना? बस तो ये हो गया, तो समझ गए आप सारा का सारा खेल, है ना? अब जो पृथ्वी के बाद में जो हीटिंग होती है वो कैसे होती है उसके अंदर भी बताऊंगा। हिंदी वाली चीजें हैं, ये हिंदी वाले छात्रों के लिए। सूर्य की विकिरणें, स्थलीय विकिरणें जो मैंने बता दिया, जो धरती से जो निकलती है वो लॉन्ग वेव होती है, लॉन्ग वेव, ठीक है? इनका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। और जो सूर्य से आती हैं उन पहुंचती है, पृथ्वी तक पहुंचती है ना, इनको हम अल्प अवधि यानी कि छोटी शॉर्ट वेव्स कहते हैं। ये तरंगे इन तरंगों के लिए वायुमंडल पारदर्शी होता है, इनके लिए वायुमंडल अपारदर्शी होता है। ये वायुमंडल को सीधा गर्म नहीं करती, बट हाँ इनके अंदर में वो कैपेसिटी होती है जो सीधा गर्म कर सकती है।